हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। दोस्तों, फिर से मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने जा रहा हूं और ग्रामर जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें ये टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो किस प्रकार से बहुत सारे बिगिनर्स को ये प्रॉब्लम होता है कि हम कैसे हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस। तो सेंटेंस में कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। और इसी के लिए ये वीडियो मैंने आपको एकदम बिगिनर के लिए है, जो एकदम बेसिक चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए कैसे जो व्यूअर्स होते हैं, जो आपका लर्नर्स होते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी आगामी अपकमिंग जो भी एग्जाम्स है, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, बैंक हो, एसएससी हो या कोई अनदर, जैसे कि अभी बीपीएससी 4 होने वाला है, या फिर आपका टेट देखेंगे, वेस्ट बंगाल टेट होने जा रहा है, यूपी में टीचिंग एग्जाम्स होने जा रहा है, झारखंड में टीचिंग एग्जाम्स होने जा रहा है। तो उन सारे एग्जाम्स के लिए भी और साथ ही साथ एसएससी या फिर अदर जो भी जहाँ पर भी इंग्लिश की क्वेश्चंस, इंग्लिश का सब्जेक्ट आता है, तो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट बन जाता है। एज वेल एज आपकी जो 9, 10th, 11th, 12th जो क्लास होती है, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे दो प्रकार से ग्रामर। जैसे स्कूल कॉलेजेस में हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रामर, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव और फंक्शनल दोनों तरीके से ग्रामर को हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एमसीक्यू और एग्जाम्पल्स भी के साथ बताएंगे, करते चलेंगे। बने रहे मेरे साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहला कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता कितना है। आपको पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती है 8 होती है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती है? 8 होती है। और अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर सही से अगर आप समझ चुके हैं तो आपका समझिए कि 30 to 40% आपकी ग्रामर कवर है। समझ में आ रही है? तो हम सबसे पहले देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि कितने होते हैं। तो आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होती है। कितनी होती है? 8। तो पहला सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इस यहाँ पर देखिए, ये इसमें हम लोग टॉपिक कैसे पहचाने, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना कैसे है, कैसे पहचाने, यही मैंने आपको आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले और इस सभी को फिर डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही साथ एमसीक्यू भी करते चलेंगे। तो सबसे पहले एक नाउन होता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो नाउन आपको होगा, फिर आपका प्रोनाउन हो जाएगा। नाउन नेमिंग वर्ड्स को कहते हैं। आप जितनी भी चीजों को देखते हैं या फील करते हैं सब नाउन है। जिसको भी आप नाम दे दो नाउन है। नाउन, अगर नाउन के प्लेस पर कोई वर्ड यूज हो रहा है, नाउन के लिए यूज हो रहा है, नाउन के प्लेस पे यूज हो रहा है, तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। सबको डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव हम कहते हैं नाउन की जब विशेषता बतलाता है। देखिए, इस सभी नाउन पर ही जाके शिफ्ट करता है एडजेक्टिव, जो नाउन की विशेषता बतलाएगा। फिर उसके हम बात करेंगे वर्ब, जो वर्ब एक्शन, स्टेट या फिर पोजीशन को भी शो करता है। वर्ब सिर्फ एक्शन नहीं बताता है दोस्तों, वर्ब जो है स्टेट भी, अवस्था भी बताता है, साथ ही साथ पोसेशन भी बताता है। ठीक है, तो किसकी अवस्था? नाउन की। किसकी एक्शन? नाउन की। किसकी पोजीशन? नाउन की। फिर उसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन की बात करते हैं। प्रीपोजिशन, तो प्री जोर पोजीशन यानी नाउन की पोजीशन को बताता है, नाउन की पोजीशन को भी बताता है ये। ठीक है, कंजंक्शन, दो नाउन को कनेक्ट करता है, दो नाउन को कनेक्ट करता है, तो ये भी नाउन पर जाकर शिफ्ट हुआ। एडवर्ब जो होता है दोस्तों, ये क्या करता है कि वर्ब को इनहेंस करके ये नाउन पर ही जाकर शिफ्ट करता है, तो एडवर्ब भी हो जाएगा इसका। और इंटरजेक्शन भी नाउन के बारे में एक्सप्लेन करता है। तो ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं और इसको अच्छे से डिटेल में कॉम्पिटिटिव, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन सारे तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, कहीं जाना नहीं है। ठीक है, आई होप मैं मतलब इतनी कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगी ये वीडियो देखने के बाद कि आपको
सच में लगेगा कि हाँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम टू वॉच एंड टू ग्रैस्प दिस ऑल नॉलेज। चलो आगे हम देखेंगे और नेक्स्ट हम हमारे नाउन के पहले हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सेंटेंस। अगर कुछ आता है, सेंटेंस अगर आप लिखते हो तो उसमें एक फ्रेज बार बार हमारे दिमाग में चीजें चलती है कि फ्रेज किससे कहते हैं, फ्रेज किससे कहते हैं, फ्रेज और क्लॉज किससे कहते हैं, फ्रेज किससे कहते हैं, क्लॉज किससे कहते हैं, ये हमारे दिमाग में चलता है ना। आप मतलब जब स्कूल में आप कर रहे होते हैं क्लास तो ये क्लियर नहीं होता है कि फ्रेज होता क्या है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेज कहते किसे। तो फ्रेज की अगर हम बात करें, फ्रेज की बात करें तो फ्रेज जो होता है ना दोस्तों, ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब हुआ कि फ्रेज सिंगल वर्ड नहीं आएगा, दो वर्ड आ सकता है फ्रेज में, दो से ज्यादा वर्ड आ सकता है। लेकिन फ्रेज के साथ एक ये समस्या है कि फ्रेज का जो मीनिंग होता है ना, वो एक मीनिंगफुल मीनिंग नहीं होगा, मीनिंगफुल मीनिंग फ्रेज के साथ बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मीनिंगफुल सेंस बिल्कुल नहीं होता है, डजंट गिव अ मीनिंगफुल सेंस, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। मीनिंगफुल सेंस आने के लिए आपको सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी है। तो इसको हम फ्रेज को कहते क्या है, फ्रेज को वाक्यांश कहते हैं, फ्रेज को क्या कहते हैं, वाक्यांश, 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 ठीक है। इसको फ्रेज को हम वाक्यांश कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं, और जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसलिए ये मीनिंग नहीं देती है, ठीक है, ये मीनिंग नहीं देती है। जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है कि वी आर सॉरी फॉर हर डिपार्चर। तो ये जो आपका हर डिपार्चर है एक फ्रेज है, ठीक है। वेरी स्लोली फ्रेज है, इन द एंड फ्रेज है, काइंड नेचर फ्रेज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। फ्रेज सेंटेंस के पहले भी आ सकता है, फ्रेज सेंटेंस के पहले बाद भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। ये कभी मत ध्यान में रखेंगे कि फ्रेज का पोजीशन सिर्फ सेंटेंस के लास्ट में होगा या सेंटेंस के पहले होगा, नहीं, ये बीच में भी आ सकता है, ठीक है। तो फ्रेज में ये ध्यान रखना है कि मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन नहीं है। क्योंकि सब अगर मीनिंगफुल सेंस देना रहेगा तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब आना बहुत जरूरी है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब देखोगे आगे क्लाउज। नेक्स्ट हमारा आता है कि क्लाउज किसे कहते हैं। तो क्लाउज की जहां तक बात आता है, इसको हम उपवाक्य कहते हैं। क्लाउज जो होता है इसको क्या कहते हैं, उपवाक्य, ठीक है। ये उपवाक्य होता है, मतलब वाक्य जो होता है उसकी छोटी इकाई को क्लाउज कहते हैं। क्लियर है, क्लाउज मतलब इसमें सेंस जो होता है ना मीनिंगफुल होती है, लेकिन कभी कभी क्लाउज जो होता है ना वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। कौन सा, जैसे कि डिपेंडेंट, डिपेंडेंट जो क्लाउज होगा ना वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा, और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा जो मीनिंगफुल सेंस देगा। तो क्लाउज को हम क्लाउज मीनिंगफुल सेंस देगा, लेकिन कब, जब वो इंडिपेंडेंट होता, मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा कब, जब वो डिपेंडेंट होता। क्लियर यहां तक। तो इट हैज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसमें मीनिंगफुल सेंस देने का मतलब क्या है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन का होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो इट मे या मे नॉट गिव अ मीनिंगफुल सेंस, यहां तक क्लियर है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज गिव्स मीनिंगफुल सेंस, यहां पर मैंने लिख दिया है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज गिव्स मीनिंगफुल सेंस, और डिपेंडेंट क्लॉज गिव्स नो मीनिंगफुल सेंस। क्लियर है यहां। चलो
अब देखो यहां पर एग्जाम्पल से आपको समझते, क्योंकि देखो ग्रामर को समझने के लिए एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, जैसे कि मैथ के लिए एग्जाम्पल देकर समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, इफ ही कम्स आई विल गो। इफ ही कम्स, देखो यहाँ कंडीशनल वर्ड लगा है इफ। ठीक है, तो यहां पर बता सकते हो आप कि डिपेंडेंट क्लॉज कौन है और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन है। ये पता कैसे चलेगा कि क्लॉज है? जैसे देखो देखो ये सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। क्या है ये? सब्जेक्ट। और ये क्या है? कम्स जो है आपका, ये आपका वर्ब है। तो मैंने अभी बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कॉम्बिनेशन अगर रहेगा तो वो सेंटेंस आपको क्या देगा? मीनिंगफुल सेंस देगा, मीनिंगफुल। ओके, यहां भी ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब मिलकर क्या मीनिंगफुल सेंस बना। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब जब भी है, लेकिन यहां पर इफ ही कम्स, यदि वह आता है, तो ये क्या है? ये आपका डिपेंडेंट है। क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है, जो हमें ये बताएगा कि ये आपका मतलब इफ ही कम्स मतलब यदि वह आता। व्हाट डू यू मीन? मतलब आता व्हाट। तो इसके बाद सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है। सेंटेंस जब पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आई विल गो, अब ये देखो सब्जेक्ट प्लस मतलब मैं जाऊंगा, तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, तो ये आपका इंडिपेंडेंट हो गया। समझ में आ रहा है बात? चलो दूसरा है ही सेड, उसने कहा। देखो ये यहां भी सब्जेक्ट है, सेड जो है ये भी वर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जो कॉम्बिनेशन है ये क्या करता है? एक क्लॉज देता है। ठीक है, अब देखो डैट ही वुड कम, वह आएगा। ही सब्जेक्ट है और वुड क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बना? एक और क्लॉज। तो ये दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए दोनों का मीनिंग आ रहा है इंडिपेंडेंट। आपको यहां पर देख रहे होंगे ही सेड, उसने कहा, एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। ही वुड कम, वह आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्लॉज मीनिंगफुल तब होगा, मीनिंगफुल सेंस तब देगा जब वो इंडिपेंडेंट हो। मीनिंगफुल सेंस तब नहीं देगा जब वो डिपेंडेंट हो। आई होप ये क्लियर हो रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए अब सेंटेंस के बारे में, ठीक है, सेंटेंस को समझते हैं। सेंटेंस आपको पहले से पता है दोस्तों कि क्लाउज और फ्रेज, ठीक है, ये सब सेंटेंस का पार्ट है। एक सेंटेंस में क्लाउजेज होती है, फ्रेज होती है। तो ये सभी जो होती है जो एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता है। अब कंप्लीट जब सेंटेंस बनेगा तो एक मीनिंगफुल सेंस देगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखो, तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है और जो हमेशा मीनिंगफुल सेंस देता है, जिसकी हमेशा एक मीनिंग निकलेगा। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आई विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम। आई विल, देखो यहां सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट है और वर्ब है। अब यहां देखो, तो ये क्या बन गया? ये क्लाउज बना। क्या बना? ये क्लाउज, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर क्या बनता है? क्लाउज बनता है। एट ऑफिस और एट होम, ये हमारा क्या बना? ये हमारा फ्रेज बना। क्या बना? फ्रेज, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है। तो यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होने की वजह से ये फ्रेज बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होने की वजह से यह क्लॉज बनता है। आई होप यहां क्लियर हो रहा होगा आपको। दूसरी सेंटेंस में देखेंगे, एज ही वॉज इल। एज, अब देखो यहां पर, तो ही क्या है? एक सब्जेक्ट है, वॉज क्या है? एक वर्ब है। अब आगे देखोगे, ही कुडंट अटेंड ऑफिस, तो ही सब्जेक्ट है और कुडंट अटेंड जो है आपका वर्ब है। ठीक है, तो ये दोनों जो है ना एक क्लॉज है।
दोनों क्या है, क्लाउज है। और दोनों क्लाउज मिलकर एक सेंटेंस बनाया, यहाँ क्लाउज और एक फ्रेज मिलकर सेंटेंस बनाया। तो यहां से ये पता चला कि एक सेंटेंस में दो क्लाउज भी आ सकता है या एक क्लाउज एक फ्रेज भी आ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, लेकिन क्लाउज जरूर आएगा। यहां भी देखो एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, तो ये क्लाउज बन गया। ठीक है, यहां भी सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है, तो एक क्लाउज, दो क्लाउज मिलकर एक सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, देख रहे हो, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क, यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड। तो आप क्या करेंगे, आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है, मेहनत तो जरूरी है। तो यू क्या है, सब्जेक्ट है, वर्क क्या है, वर्ब है, तो सब्जेक्ट फॉर वर्ब मिलकर क्या बन रहा है, क्लाउज बन रहा है। अब क्लाउज और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर क्लाउज बनाता है। यहाँ पर दो क्लाउज आ रहा है और दोनों क्या एक सेंटेंस को सेंटेंस बनाता है और जो एक मीनिंगफुल सेंस देता है हमेशा, ऑलवेज। अब देखो, राम एंड हिज फ्रेंड वर बिजी, तो ये पूरा एक क्या है, सेंटेंस है। तो ये सब्जेक्ट हो गया और वर क्या है, वर्ब हो गया। ठीक है, तो एक सेंटेंस बना दिया, तो ये पूरा एक क्या हुआ, सेंटेंस हुआ। तो यहां तक आई होप ये समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे, मैंने फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश करके रखा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम लोगों ने अब यहां देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नाउन होता है, नाउन को पहचानो कैसे, संज्ञा। जनरली हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड आइडियाज। ठीक है, एनिमल्स भी। ठीक है, हम ये डायरेक्ट बोलेंगे नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड टू टेक प्लेस नाउन, यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन, यानी एक ऐसी वर्ड जो प्रोनाउन, जो नाउन के प्लेस पर यूज होता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। इज इट क्लियर? चलो, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप नाउन को कैसे पहचानोगे। तो पहला जो बिगिनर्स के लिए पहले पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका और आसान तरीका है हु, हुम और डैट, सॉरी व्हाट। हु, हुम और व्हाट। हु मतलब कौन, कौन। हु मतलब किसको, किसको। व्हाट मतलब क्या। अगर इन सारे तीनों से अगर आप क्वेश्चन करते हो, तीनों से आप क्वेश्चन करते हो, तब जाकर आपका क्या होता है, तब जाकर आप नाउन को मालूम कर सकते हो। तो क्या ये तीन ही तरीका है? बिल्कुल नहीं, ये तीन तरीका के अलावे भी और भी बहुत सारे चीजें हैं जो आप नाउन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आप देखते हैं अगले स्लाइड में, कहीं जाना नहीं है, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से, बहुत ही अच्छा लगेगा ये। मतलब जितने भी आप ये वीडियो देखोगे ना अंत तक, तो काफी ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं मतलब दूसरे कहीं और सेशन या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो, यहाँ पे एक छूट गया है, SHAKES, यहाँ के छूट गया। शेक्सपियर वॉज अ ड्रामेटिस्ट। तो यहाँ क्वेश्चन अगर पूछते हो कि हु वॉज अ ड्रामेटिस्ट, अगर क्वेश्चन करते हो हु, कौन, हु वॉज अ ड्रामेटिस्ट, तो आंसर निकल के क्या आता है, विलियम शेक्सपियर। तो और शेक्सपियर क्या है, नाउन है। शेक्सपियर क्या है, नाउन है। तो हु से जैसे ही आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका आंसर निकल के आ रहा है, नाउन आ रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे कि देखो, हैरी ब्रोक द विंडो। अब क्वेश्चन आ रहा है हु ब्रोक द विंडो, तो क्या आ रहा है, हैरी। योर आंसर इज, जैसे इसमें आप हु से क्वेश्चन कर रहे हो तो हैरी का आंसर आ रहा है। क्या तोड़ा, व्हाट हैरी ब्रोक, व्हाट हैरी ब्रोक। तो द विंडो, क्या तोड़ा हो, विंडो। तो यहां व्हाट से भी क्वेश्चन कर रहे हो, तो हु व्हाट से अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका जो आंसर आ रहा है वो नाउन आ रहा है। विंडो भी एक क्या है,
एक नाउन है, विंडो भी क्या है, नाउन है। समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। राम इनवाइटेड, जो राम है, इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स स्टडी। हु इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स? तो राम। राम, जैसे आप हु से क्वेश्चन करते हो तो राम आंसर आ रहा है। हुम इनवाइटेड, तो हुम, अगर यहां हुम से क्वेश्चन कर रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है, हिज फ्रेंड्स आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हु से भी और इस तरह से आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका नाउन निकल कर आया। तो हिज फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, एक नाउन है। राम क्या है, नाउन है। ये सभी नाउन है। ठीक है, ये नाउन है। ठीक है, द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन्स ऑफ द प्रिजनर्स शुड बी रिमूव्ड। तो हु ऑर्डर्ड, हु गेव द ऑर्डर? तो जज, तो जज नाउन है। व्हाट, हुम, किसको? तो द प्रिजनर्स, ये भी नाउन हो गया। व्हाट, क्या, क्या? तो आयरन, व्हाट से क्वेश्चन कर रहे हो तो आयरन से आंसर आ जा रहा है। आयरन्स यानी जो हाथ का आयरन्स, ध्यान रखना यहां पर आयरन, आयरन का मतलब होता है मेटल, आयरन मेटल, और आयरन्स का मतलब होता है आयरन्स हैंड कफ, हैंड कफ, CUFF, कफ, हैंड कफ, हथकड़ी को बोलते हैं। ठीक है, हथकड़ी को बोलते हैं। तो ये सभी चीजें हुआ। आगे हम बात करेंगे गांधी जी, नेक्स्ट एग्जांपल ई नंबर। गांधी जी हैड देखो ई नंबर, गांधी जी हैड प्रपोज द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। हु प्रपोज द पाथ? तो गांधी जी, नाउन हो गया। व्हाट, क्या? उन्होंने एक पाथ, रास्ता अपनाया। ठीक है, नॉन वायलेंस का। तो व्हाट से क्वेश्चन आ रहा था, ये नॉन वायलेंस भी क्या हो गया, नाउन हो गया। अब पाथ भी क्या हो गया, रास्ता, नाउन हो गया। ठीक है, चलिए एफ नंबर देखते हैं। द पेंटर क्लाइंब्ड अप द लैडर टू पेंट द बिल्डिंग, है ना। हु क्लाइंब्ड अप द लैडर? तो द पेंटर, नाउन आ गया। ठीक है ना। हुम, सॉरी, व्हाट? तो यहां पर व्हाट ही पेंट, तो बिल्डिंग, ये नाउन हो गया। ओके, तो लैडर भी, व्हाट लैडर, तो ये भी नाउन हो गया। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर हो दे, हम क्या सीख रहे हैं इससे? हम सीख रहे हैं कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें सेंटेंस में, कैसे मालूम करें। ठीक है, आई नीड सम मनी टू बाई स्पेक्टिकल्स। सो आई हो जाएगा, हो से क्वेश्चन करोगे तो ये नाउन हो जाएगा, सॉरी नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। हु, हुम और व्हाट से आप सिर्फ नाउन को ही आइडेंटिफाई नहीं करोगे, प्रोनाउन को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आई हो जाएगा, हु से क्वेश्चन कर रहे हो तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, व्हाट, आई व्हाट मनी, ये नाउन हो जाएगा। फॉर व्हाट स्पेक्टिकल्स, ये भी नाउन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंटेंस में। चलो आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे नाउन आर यूज्ड विथ आर्टिकल्स, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन। तो दोस्तों यहां पर मैंने बताया कि नाउन जो है सिर्फ आप नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हु और हुम, व्हाट से ही नहीं आप पहचान कर सकते हैं। उसकी एक और तरीका है, आप आर्टिकल्स के बाद वाला जो वर्ड आएगा वो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन भी आ सकता है। ठीक है, अगर बीच में एडजेक्टिव आ रहा है तो उसके पहले आर्टिकल्स लग जाएगा, एडवर्ब आ रहा है तो उसके पहले आर्टिकल्स लग जाएगा। कहने का मतलब है कि आप आर्टिकल्स से भी नाउन को फाइंड आउट कर सकते हो, एडजेक्टिव से भी नाउन को फाइंड आउट कर सकते हो, प्रीपोजिशन से भी नाउन को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। द चिल्ड्रेन फाउंड एंड, कैसे देख लेते एग्जाम्पल। द चिल्ड्रेन फाउंड एन एग इन द नेस्ट। तो बच्चों को क्या मिला, बच्चों को, जो बच्चे हैं उनको क्या मिला, एक अंडे मिले। ठीक है, तो मुझे बताएंगे कि यहाँ पर आर्टिकल्स किधर है, आप बताओ मुझे। आर्टिकल्स